वेक्टर ए है, इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे ax है, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन y एक्सिस पे कितना है, ay है। ये एंगल कितना है, थीटा। अब बताओ यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है वहां पे, और यहां पे अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो अब प्रॉपर्टी यूज करो। कॉस थीटा क्या दे देगा, कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो कॉस थीटा देगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये लेंथ ax है, ये लेंथ a है, तो वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा x एक्सिस पे उसका फॉर्मूला बन जाता है a cos थीटा। सिमिलरली इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा y एक्सिस पे, उसके लिए फॉर्मूला यूज करो यहां पे sin थीटा, और sin थीटा क्या होगा, sin थीटा होगा परपेंडिकुलर, sin थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा ए वाई बाय ए, और ये वैल्यू हो जाएगी ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा। क्लियर? तो अगर मुझे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम है और साथ में उसका एंगल मालूम है, तो इस फॉर्मूले से हम वेक्टर के एक्स और वाई कंपोनेंट क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट्स को कंपोनेंट भी बोलते हैं, प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। तो इस वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है उसका फॉर्मूला ए कॉस थीटा है, और इस वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट है उसका फॉर्मूला वहां पे क्या है, ए साइन थीटा है। अच्छा, डायग्राम मेरा ऐसा भी हो सकता था वहां पे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हो गया वेक्टर ए। अभी मैंने वेक्टर ए का एंगल थीटा किसके साथ कंसिडर किया है, एक्स एक्सिस के साथ कंसिडर किया है। अब ये जो वेक्टर है इसका मैं थीटा एंगल ले रहा हूं किसके साथ, y के साथ। ये तुम्हारा डिस्टेंस हो जाएगा ए एक्स, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ए वाई, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस अगर राइट एंगल ट्राइंगल में देखोगे तो चेक करो यहां पे, अब तुम चेक करोगे तो कॉस थीटा प्रॉपर्टी क्या होती है, थीटा का जो ऑपोजिट साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो अभी ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था। अब ये अगर मैंने थीटा पकड़ा है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये तुम्हारा क्या होगा, बेस होगा। ये हाइपोटेनियस है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए वाई आ गया ए कॉस थीटा। ठीक है, अब चेक करो यहां पे साइन थीटा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर ए एक्स अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए साइन थीटा हो जाएगी। अब चेक करो, इस रिजल्ट को देखो और इस रिजल्ट को देखो, दोनों में तुम्हें कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्या। यहां पे जो वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है वो ए कॉस थीटा था, यहां पे जो वेक्टर है इसका वाई कंपोनेंट ए कॉस थीटा बन गया, यहां पे वाई कंपोनेंट ए साइन थीटा था, और यहां पे एक्स कंपोनेंट मेरा ए साइन थीटा बन गया। तो देखो इन दोनों चीजों से हमें क्या चीज याद रखनी है, हमें सिंपल सा रिजल्ट याद रखना है कि जिसके साथ थीटा एंगल बनेगा, जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनेगा उसके साथ हमेशा कौन सा कंपोनेंट आएगा, ए कॉस थीटा आएगा। यहां पे थीटा एंगल x के साथ था तो a cos थीटा बना x के साथ, यहां पे थीटा एंगल y के साथ है इसलिए y कंपोनेंट मेरा क्या बन गया, a cos थीटा बन गया। क्योंकि ये मैंने देखा है स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा कंपोनेंट हमें a cos थीटा लेना है, कौन सा कंपोनेंट हमें a sin थीटा लेना है। तो ये चीज बिल्कुल दिमाग में बांध लो तुम लोग, यानी ये चीज आगे मिस्टेक होनी ही नहीं चाहिए फ्यूचर में हम लोगों से। अगर x एक्सिस के साथ थीटा एंगल दिया है तो a cos थीटा होगा, y एक्सिस के साथ थीटा एंगल दिया है तो हम उसको क्या बोलेंगे, a cos थीटा बोलेंगे। तो जिसके साथ थीटा होगा उसी के साथ हम क्या करेंगे, cos थीटा कंपोनेंट पकड़ेंगे। तो अभी मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूं तो मैं इसके अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूं। अब देखो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला, a cos थीटा देगा इस वेक्टर का x कंपोनेंट, a sin थीटा देगा इस वेक्टर का y कंपोनेंट। इसको बोलो इक्वेशन 1, इसको बोलो इक्वेशन 2। अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो दोनों इक्वेशन को बोथ साइड स्क्वायर करो और ऐड करो, तो रिजल्ट हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर।
इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब है कि नेक्स्ट फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर हमें क्वेश्चन में कभी वेक्टर का x कंपोनेंट मालूम है, y कंपोनेंट मालूम है, तो इस फॉर्मूले से हम उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट रिजल्ट ये भी आता है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड करो, राइट हैंड साइड डिवाइड करो। तो जब डिवाइड करोगे तो यहां पे हो जाएगा ए वाई बाय ए एक्स, ए कैंसिल आउट होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या बन गया, टेन थीटा बन गया। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, नेक्स्ट फॉर्मूला निकल के आ रहा है टेन थीटा इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए एक्स। तो इस फॉर्मूले से हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं अगर एक्स और वाई कंपोनेंट गिवन है। इस फॉर्मूले से हम टेन थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं और यहां से क्या मिल जाएगा, थीटा, और थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर का एंगल। तो इस फॉर्मूले से हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलेगा, इस फॉर्मूले से हमें वेक्टर का डायरेक्शन मिलेगा, और इस फॉर्मूले से हमें क्या मिलेंगे, वेक्टर के एक्स और वाई कंपोनेंट मिलेंगे। तो ये सभी फॉर्मूले हमें याद रहने चाहिए हमेशा, क्लियर ना। अच्छा, अब अगले स्टेप में क्या करो, इसको मान लो O पॉइंट, इसको मान लो A पॉइंट, इसको मान लो B पॉइंट। अब अगले स्टेप में क्या करता हूं मैं, O से A, ये तो एक वेक्टर था A, O से B को मैंने एक वेक्टर मान लिया, ये तो ऑलरेडी एक वेक्टर था। अब अगले स्टेप में मैंने क्या किया, O से B एक वेक्टर मान लिया, B से A भी एक वेक्टर मान लिया। अब बताओ, इस डायग्राम को देख के बताओ, यहां पे ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया। तो यहां पे हम यूज कर सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर देखोगे तो इस वेक्टर का हेड इस वेक्टर के टेल से कोइंसाइड कर रहा है। तो क्या लिख पाया था, अगर एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से कोइंसाइड कर रहा है तो जब भी हम फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है वहां पे रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है ना। तो अब मैं यूज कर रहा हूं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और उसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो जो OA वेक्टर रहेगा, OA वेक्टर ध्यान रखना रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट है, OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर का। तो ये जो वेक्टर रहेगा OA वेक्टर रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट है, OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर का। इसका मतलब हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि ये जो वेक्टर A है वो बेसिकली इन दोनों वेक्टर से मिलके बना है। एक वेक्टर मेरा OB है, दूसरा वेक्टर मेरा BA है। अब देखो OA वेक्टर को हमने किससे डिनोट किया है, वेक्टर A से। अब बताओ OB वेक्टर को क्या लिखेंगे, तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिफाइन किया था, किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या था, किसी वेक्टर को हम लिखते थे इसका मैग्नीट्यूड और साथ में मल्टीप्लाई करते थे उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से। तो बताओ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड AX है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, प्लस आई कैप। तो मैं इसको अगले स्टेप में लिख दूंगा AX आई कैप। क्लियर। BA वेक्टर को क्या लिखेंगे, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड AY है और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर प्लस J कैप है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, AY J कैप। इसका मतलब है कि अगर हमें किसी वेक्टर का X कंपोनेंट मालूम है, Y कंपोनेंट मालूम है, तो इस फॉर्मूले से उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। आएगा नहीं समझ में। जैसे देखो इसी रिजल्ट को मैं एक तरह से यूज कर रहा हूं, जैसे मान लो एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m है, इस पे यहां पे एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, कितने एंगल पे, एट एन एंगल थीटा पे। मान लो थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है और थीटा की वैल्यू यहां पे 60 डिग्री है। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखें,
हमें डायग्राम देख के क्या पता चल रहा है? हमें डायग्राम देख के पता चल रहा है कि इस ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स है और जो 10 न्यूटन का फोर्स है वो लग रहा है एट एन एंगल 60 डिग्री। ये चीज हमें पता चल रही है डायग्राम को देखने से। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो अगर मुझे इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एक तो तरीका ये था, लेकिन अब इस तरीके को हम यूज कर पाएंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं यूज कर पाएंगे? क्योंकि इस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड मालूम है, लेकिन हमें इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर नहीं मालूम है। क्योंकि अभी तक हमने मेनली केवल 3 यूनिट वेक्टर की बात करी थी, आई कैप था, जे कैप था और तीसरा हमारा क्या था? के कैप था। तो इस केस में हमें इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर नहीं मालूम है। तो अगर यूनिट वेक्टर नहीं मालूम है तो फिर हम इस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे? यूज करेंगे। समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? अगर कोई भी वेक्टर, किसी वेक्टर को अगर हमें लिखना है तो उसका एक तो फॉर्मूला है, इसका मैग्नीट्यूड इनटू उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, लेकिन हमें यूनिट वेक्टर मालूम होना चाहिए। इस केस में यूनिट वेक्टर नहीं मालूम है तो हम वेक्टर को क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे। अब रिजॉल्व करें कैसे लिखेंगे? इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है? 60 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे? फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना है? तो लिखोगे 10 cos 60 डिग्री। इस फॉर्मूले को मैंने यूज किया तो फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट रहेगा 10 cos 60 डिग्री कितना आ गया? 5 न्यूटन आ गया। अच्छा, अब इसी फोर्स का y कंपोनेंट क्या है? तो इस फोर्स का जो y कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा 10 sin 60 डिग्री। sin 60 था √3/2, 5 हटेगा तो रिजल्ट क्या आएगा? 5√3 न्यूटन। तो इस फोर्स का x कंपोनेंट 5 न्यूटन है।